हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरपी इंटर कॉलेज राट से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो कोरोना काल में आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन में पिछले वाले टॉपिक में वैद्युत अपघटन से संबंधित सवालों को हल किया था और आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम प्रारंभ करेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयन में चालकता और चालकत्व से। वही बच्चों देखते हैं, वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता ऑब्लिक चालकत्व, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी ऑब्लिक कंडक्टेंस, CONDUCTANCE, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो आप लोगों को पता है कि हम वैद्युत अपघटनीय विलयन किस में भरते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल में। तो हम देखते हैं एक सेल बनाकर उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ये सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे और इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी के माध्यम से नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, जो कि डूबा होगा। ये इलेक्ट्रोड डूबे रहेंगे किसमें, एक वैद्युत अपघटनीय विलयन में, वैद्युत अपघटनीय विलयन में, जिसको हम मान लेते हैं Ca, इसमें C रहेगा प्लस और A रहेगा माइनस। तो यहाँ क्या क्या उपस्थित रहेंगे, C प्लस और A माइनस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो प्लस वाला है वो कहाँ पहुंचता है, नेगेटिव एंड पर, और नेगेटिव वाला पहुंचता है पॉजिटिव एंड पर। ये आप लोग जानते हैं। अब अगर हम बात करें ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यदि वो L और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, जो डूबा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल A यदि हम मान लें, और प्लेटों के बीच की दूरी L, तो आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध। R बराबर होता है रो L अपॉन A, जहां पर L हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और A हो जाएगा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। और आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब कोई सेल बनेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा भाई, जितनी प्लेटों के बीच की दूरी है वो नहीं बदलेगी, तो L कांस्टेंट रहेगा। और जो इलेक्ट्रोड को हमने वैद्युत अपघटनीय विलयन में डुबोया हुआ है वह एरिया भी सेम रहेगा। तो L अपॉन A किसी सेल के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक। अभी आगे आपको और समझ में आएगा जब लिखेंगे इसको। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। ये R है जिसमें ये बराबर होगा रो L अपॉन A के। तो रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसकी अंग्रेजी होगी विशिष्ट प्रतिरोध की स्पेसिफिक
SPECIFIC स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और प्रतिरोधकता को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY रेजिस्टिविटी। और प्रतिरोध के अंदर ये मैं लिख देता हूं यहां पर रेजिस्टेंस, RESISTANCE रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोध को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये होता क्या है। प्रतिरोध जो है धारा के मान में रुकावट को व्यक्त करता है। तो अगर हम तार के संदर्भ में बात करें तो धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और वैद्युत अपघट्ट में देखें तो धारा बहती है आयनों की वजह से। तो हम दोनों को ही यहाँ कंसीडर करके लिखते हैं। तो प्रतिरोध होगा आवेशवाहकों। अब यहां इंडिकेट कर लेते हैं, तार में इलेक्ट्रॉन, वैद्युत अपघटनी विलयन में आयन, और आयन यहां पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं, C+ और A नेगेटिव के प्रवाह में रुकावट। तो ध्यान दें बच्चों, जो हमने यहाँ वैद्युत अपघट्ट बना हुआ है, इसमें आयन है C+ और A नेगेटिव। तो अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जो वैद्युत अपघट्ट के आयन है C+ और A नेगेटिव, इनके प्रवाह में जो रुकावट होगी उसको हम प्रतिरोध कहेंगे। और फिजिक्स में हम वैद्युत चालन पढ़ते हैं तो उसमें तार का इस्तेमाल होता है। तो उस कंडीशन में वहां पर तार में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जिसकी वजह से धारा बहती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा समझ लीजिए आप, जो टॉपिक है वैद्युत रसायन में जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स से केमिस्ट्री में क्या रिलेशन हो सकता है इसका, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा तुलनात्मक अध्ययन करके चलेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। और एक एक टर्म को आप ध्यान रखिएगा बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही है, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने समझा प्रतिरोध क्या है। अब प्रतिरोध का जो उल्टा होता है इसको हम कहते हैं चालकत्व। जी, और इसको इसके अंदर कंडक्टेंस, CONDUCTANCE कंडक्टेंस। और ये क्या कहलाएगा, इसी को अगर आप देखें, आवेश वाहकों अर्थात तार में इलेक्ट्रॉन और वैद्युत अपघटनी विलयन में आयन C+ और A नेगेटिव के प्रवाह में यहां रुकावट थी, अब इसमें हो जाएगा सरलता। ठीक है बच्चों, तो इस बात को लिख भी लेते हैं, आवेश वाहकों अर्थात तार में इलेक्ट्रॉन व वैद्युत अपघटनी विलयन में आयनों कौन कौन से होंगे, C+ और A नेगेटिव के प्रवाह में सरलता। तो सरलता को व्यक्त करेंगे चालकत्व से, और जो रुकावट होगी, कठिनाई होगी, उसको व्यक्त करेंगे हम प्रतिरोध से। तो ये बराबर होता है 1/बटे प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है। इसको हम क्या कहेंगे, 1/प्रतिरोध को प्रतिरोध का प्रतिलोम, रेसिप्रोकल। इस बात को चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, प्रतिरोध का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब 1/में बराबर। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेसिप्रोकल, RACIPROCAL। तो रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अधिक प्रतिरोध का ये मान रखते हैं तो हमको मिलेगा
1/रो इंटू L अपॉन ए। ध्यान देंगे L अपॉन ए को हम अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल स्थिरांक है, इसका हम उपयोग करेंगे अभी आगे इसमें। तो इन दोनों को अलग अलग कर लें यदि हम, तो 1/रो इंटू में 1/L अपॉन ए। बच्चों अब आप ध्यान दें, ये जो 1/रो है, 1/रो ये बराबर होगा K, और K को कहा जाता है कप्पा। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर राग कटप्पा, उसी को शॉर्ट में बोलने की कप्पा, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ये जो कप्पा होता है इसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व की अंग्रेजी होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे विशिष्ट, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध में आपने स्पेसिफिक लिखा हुआ था और चालकत्व में कंडक्टेंस लिखा हुआ है। यह इसका एक और नाम होता है, आपको ध्यान रखना है, चालकता। और इसकी अंग्रेजी होगी कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी। तो अब हम इसको रखते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ मेंशन कर लेते हैं, L अपॉन ए ये होगा सेल स्थिरांक, यानी अंग्रेजी में कहेंगे सेल कांस्टेंट, और इसको हम व्यक्त करेंगे G स्टार से। किससे व्यक्त करेंगे बच्चों? G स्टार से। अब इन वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो हमको पता चलेगा कि G बराबर होगा 1/रो के स्थान पर क्या रख देंगे हम? कप्पा रख देंगे, ठीक है, और 1/L अपॉन ए इसके स्थान पर रख देंगे हम G स्टार। तो हमको K मिलेगा यहाँ पर, यानी कप्पा मिलेगा G इंटू G स्टार। और अगर इसको हम शब्दों में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। तो बच्चों ये बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें और आपको इससे पता चलेगा कि ये जो चालकता है वो चालकत्व पर निर्भर करती है। यानी चालकत्व और चालकता ये लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है। चालकता में स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और वो क्या होगी इसको आगे आप समझ पाएंगे। लेकिन चालकत्व और चालकता ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि किसी वैद्युत विलयन में आवेश वाहकों के प्रवाह को सरलता प्रदान करते हैं, यानी उनके प्रवाह में सरलता को दर्शाते हैं। अगर प्रवाह आसानी से हो रहा है तो चालकत्व G अधिक होगा और K की वैल्यू भी यानी कप्पा की वैल्यू भी उसी प्रकार निर्भर करेगी। लेकिन जब हम इसको समझ लेंगे, इसके डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा कि जो कप्पा होता है वह 1 ml विलयन के चालकत्व को हम कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, 1 ml विलयन के चालकत्व को हम चालकता कप्पा कहते हैं। तो देखिए अब हमने थोड़ा बहुत इन सबको समझा। अब हम फिर से शुरुआत से ध्यान दे लेते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए प्रतिरोध आप लोग जानते ही हैं, सेल में अगर हम इस प्रतिरोध की डेफिनेशन को अप्लाई कर देंगे तो रो L अपॉन ए, L हो जाएगा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A हो जाएगा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो चालकत्व तो निकल के आ जाएगा। अब इस चालकत्व G में जो 1 अपॉन रो है वो कहलाता है कप्पा, और 1 अपॉन ये जो L अपॉन A का टर्म है वो कहलाता है शैल स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो अगर के मात्रक को भी हम समझते देते हैं, तो जो R का मात्रक होता है, R का मात्रक वो आप लोग जानते हैं होता है ओम। प्रतीक बना दिया हमने, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं OHM। ठीक, तो इसका ठीक उल्टा G का मात्रक क्या होगा, यहां लिखते हैं G का मात्रक वो होगा ओम इनवर्स, या स्पेलिंग थी अभी OHM, इसका उल्टा कर दीजिए MHO, और याद करके एक और मात्रक हमें ध्यान रखना है, वो होता है सीमेंस। लिख देता हूं मैं यहां पर सीमेंस, SIEMENS, इसको हम शॉर्ट में S लिखते हैं। और बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इस टॉपिक में इसी सीमेंस का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ अन्य मात्रकों के बारे में बात करें। शैल स्थिरांक G का मात्रक क्या होगा, G का मात्रक हो जाएगा, देखो L अपॉन A के बराबर है, तो L ये हो गया सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल ये होता है बटे में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर पावर -1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कप्पा का मात्रक, ध्यान दीजिए कप्पा का मात्रक, और ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में लिखने को भी आया हुआ है। देखिए ये किसके बराबर है, G इंटू G स्टार। तो G का भी अभी हमने निकाला, कितना आ रहा, सीमेंस S, और शैल स्थिरांक का भी देखिए निकाला हुआ है, यहाँ पर कितना आ रहा, सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये हमको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। G का मात्रक होता है सीमेंस, और कप्पा का मात्रक होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कप्पा की डेफिनेशन, कप्पा की परिभाषा। अभी आपने समझा कप्पा क्या होता है। कप्पा कहलाता है विशिष्ट चालकत्व, ठीक, जिसको हम चालकता भी कहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि IUPAC ने ये कंफर्म किया है कि हम इसको चालकता कहेंगे। फिजिक्स में इसको आप विशिष्ट चालकता के विशिष्ट चालकत्व के रूप में ध्यान रखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में बच्चों ध्यान रखिए ये चालकता की तरह हम लिखेंगे, इसको चालकता ही मानेंगे, और जहां कहीं भी उपयोग हो रहा है तो इसको समझेंगे कि चालकता का मतलब होगा कप्पा से। ठीक है बच्चों, और जो चालकत्व है उसका मतलब है G से। G और कप्पा ये दोनों ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में आवेश वाहकों के प्रवाह को सरलता को दर्शाएंगे। आवेश वाहकों के प्रवाह में सरलता को व्यक्त करने के लिए ही चालकत्व G और कंडक्टिविटी अर्थात चालकता का उपयोग किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, इस टॉपिक में आगे हम चालकता शब्द लिखेंगे, किसके लिए, कप्पा के लिए। क्लियर हुआ। और ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमको इस वजह से याद रखनी है कि ये टॉपिक हमारा इस डेफिनेशन की वजह से आसान होने जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा आपको, लेकिन इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसकी परिभाषा को समझना बेहद जरूरी है। तो इस दृष्टिकोण से परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे आप। तो देखिए
ये फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था कि कप्पा बराबर होता है G इंटू G स्टार। अब G स्टार क्या होता है? G स्टार होता है L अपॉन A। ठीक, तो यदि हम L बराबर करते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी प्लेटों का डूबा हुआ, जो प्लेटें डूबी हुई हैं उन प्लेटों की यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है A वो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस जानकारी से जो परिभाषा निकलती है और हम उसको लिख सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम तार के लिए। किसके लिए? तार के लिए। और तार का उपयोग होता है फिजिक्स में। तो यहां से L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जानकारी के द्वारा हम जो परिभाषा बनाएंगे वो फिजिक्स में लिखेंगे, और फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा भी होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ वैद्युत अपघटनी विलयन के लिए परिभाषा बनानी है। तो ध्यान दें, वैद्युत अपघटनी विलयन में L गुणा A यदि करते हैं हम, तो वो हो जाएगा V, यानी आयतन। ठीक, तो V कितना हो जाएगा? L का मान 1 रखते हैं और A का मान भी 1 रखते हैं, तो दोनों को गुणा करने पर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी लिखते हैं, जो कि बराबर होता है 1 ml के। आप लोगों ने इसको विलियन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। तो बच्चों ध्यान दें, केमिस्ट्री में हमें इसी डेफिनेशन को याद रखना है। तो देखिए, 1 ml वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व, अगर हम ये 1 कर देते हैं तो हमको मिलेगा कप्पा बराबर G। अब कप्पा क्या है? कप्पा है चालकता, और G क्या है? चालकत्व। किसका? V बराबर 1 ml वैद्युत अपघट्य विलयन का, तो बस यही से डेफिनेशन हो जाएगी। मैं इसको बोल देता हूं, आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में। 1 ml वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व को उसकी चालकता या विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जरा गौर करें। 1 ml वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व बराबर कप्पा। ठीक है बच्चों, तो केवल एक लाइन की डेफिनेशन है जिसको हमें याद रखना है। बच्चों सवालों के लिए एक फॉर्मूला और हम ध्यान में रखते हैं, उसको मैं इस तरफ लिख देता हूं, नोट। देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था K बराबर होता है G इंटू G स्टार, और आज ही आपने इसी लेक्चर में पढ़ा है कि G स्टार G बराबर होता है 1/r। तो यहां से मिल जाएगा K बराबर G स्टार अपॉन R। मतलब क्या हुआ कि चालकता बराबर होगा सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए सवालों के लिए, ये सवालों में प्रयोग होगा। सीधे सवाल ऐसे होंगे जो इसी फॉर्मूले से हल हो रहे होंगे। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं हम।
जो वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता है, इसको हम कप्पा कहते हैं। अभी अभी आपने समझा कप्पा का मतलब 1 ml विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकत्व का जो मान है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब वैद्युत अपघट्य होते हैं दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। यहां मैं लिख देता हूं प्रबल व दुर्बल। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का आयनन कम होता है। तो अगर हम केवल इसी के प्रभाव के बारे में बात करें तो प्रबल वैद्युत अपघट्य से हमको ज्यादा आयन मिलेंगे, इस वजह से चालकता बढ़ेगी, और दुर्बल से कम मिलेंगे तो भी चालकता कम रहेगी। ठीक, लेकिन केवल एक प्रभाव को हम नहीं पढ़ते हैं, इनका समग्र अध्ययन करते हैं जो भी विलयन में मौजूद है उस समय जब हम देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर अलग अलग के बारे में बात करें तो देखिए दूसरा है प्राप्त आयनों का आकार। यदि बड़े आकार के होंगे आयन तो उनको गति करने में कठिनाई होगी, इस वजह से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, और उनका विलायक वियोजन, यदि वो विलायक के साथ मिलकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे हैं तो इस के कारण भी इनकी गतिशीलता प्रभावित होगी और चालकता घटेगी। अगला है विलायक की प्रकृति एवं श्यानता। अब विलायक की प्रकृति भी इसी आधार पर हम देखते हैं कि वो वैद्युत अपघट्य को आयनन में सरलता प्रदान करता है अथवा नहीं। जैसे अगर हम जल लेंगे तो जल में वैद्युत अपघट्य अधिक आयनिक होते हैं, चालकता बढ़ जाएगी। और अगर कोई दूसरा विलायक लेते हैं जिसमें आयन की मात्रा कम है तो वहां पर चालकता कम रहेगी। और श्यानता का मतलब होता है गतिशीलता में रुकावट। तो अगर गाढ़े द्रव हैं, गाढ़े विलायक हैं तो श्यानता अधिक होगी और ऐसी कंडीशन में चालकता वहां पर कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। वैद्युत अपघट्य यदि हम ज्यादा मिलाएंगे तो आयनों की संख्या ज्यादा रहेगी और चालकता बढ़ेगी, और अगर हम कम मिलाएंगे तो आयनों की संख्या कम रहेगी और इस वजह से चालकता कम हो जाएगी। और अंतिम पॉइंट है ताप। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं, ध्यान दें बच्चों, ताप में वृद्धि तो चालकता में वृद्धि, चालकता यानी कप्पा में वृद्धि। ठीक है, इसको शॉर्ट में हमने ऊपर की ओर एल लगा के लिखा है। इस तरीके से भी आप लोग परिचित हो जाएं, क्योंकि बार बार लिखने से बेहतर है हम नोटिफिकेशन के द्वारा समझें चीजों को और उनको याद रखने का प्रयास करें। ताप बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगी, ये हमेशा। तो आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाएगा और आकर्षण कम हो जाने की वजह से उनकी गतिशीलता बढ़ेगी। जब वो अधिक गति करेंगे तो आवेश का प्रवाह ज्यादा होगा, जिससे चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपने अभी इन पॉइंट्स को समझा, इनको याद रखेंगे आप, और इनका समग्र प्रभाव क्या होगा ये आप आगे समझेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण टर्म है चालकता के दृष्टिकोण से, जिसको हम कहते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता इसकी अंग्रेजी होगी मोलर, MOLAR। कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY, मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम व्यक्त करते हैं कैप M। मैं लिख देता हूं कैप M। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये लैम्डा है, लैम्डा भी इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इसको कैप M कहा गया है। और आप लोगों ने देखा होगा जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, वेक्टर में, गणित में कैप लगाते हैं, वैसा ही है ये। और ध्यान रखिए कैप हम तब प्रयोग करेंगे जब वैद्युत अपघटनीय विलयन की बात करेंगे, और अगर उनके आयनों के बारे में बात करना है तो उन आयनों के लिए फिर हम लैम्डा लिखेंगे। ठीक है बच्चों,
इससे दोनों में फर्क आपको क्लियर हो जाएगा और दोनों में क्या अंतर है इसको आपको याद रखने में और लिखने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या है। अब मोलर चालकता है, एक तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लिए, ये एग्जाम में लिखने को भी आ सकता है। इसको हम एक और नाम से भी व्यक्त करते हैं, ग्राम अणु चालकता। तो अभी आपने कप्पा पढ़ा था, 1 ml वैद्युत अपघटनीय विलयन के चालकत्व को कप्पा अर्थात चालकता कहते हैं। यहां पर हम ml के स्थान पर मोल कर देंगे, मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं। तो 1 मोल या 1 ग्राम अणु वैद्युत अपघटनीय विलयन के चालकत्व को हम मोलर चालकता Kpm कहेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, 1 मोल को हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु। तो 1 ग्राम अणु भी इसको लिख सकते हैं, कोष्टक में लिखा हमने 1 ग्राम अणु वैद्युत अपघटनीय विलयन, अपघटनीय विलयन के चालकत्व को उसकी मोलर चालकता, और ये लिखी हुई थी ऊपर, लिखने की जरूरत नहीं है, मोलर चालकता Kpm कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पर हमने आयतन का जिक्र नहीं किया है, आयतन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसको हम और बेहतर ढंग से समझते हैं और इससे संबंधित फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक विलयन बनाएंगे जिसकी मोलरता m है, मोलरता m है, और ये हमको ज्ञात होगी सवालों में। ठीक, और ये वैद्युत अपघटनीय विलयन होगा, वैद्युत अपघटनीय विलयन। ठीक, अब इसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 1 मोल NaCl। क्या ले लेते हैं, 1 मोल NaCl हमने विलयन, 1 मोल NaCl को घोलकर ये विलयन बनाया गया है। तो अब इसका आयतन कितना है ये हम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, इसको VL लिख लेते हैं। मोलों की संख्या हो गई 1, मोलरता है m, तो यहां से VL हमको प्राप्त हो जाएगा 1/m। ध्यान दीजिए, इसमें आयतन कितना हुआ, ये लीटर में होगा, और लीटर में कितना मोल उपस्थित है, 1 मोल। तो इसको लिख सकते हैं लीटर प्रति मोल या लीटर बटे 1 मोल। ठीक, और 1 मोल वैद्युत अपघटनीय विलयन की जो चालकत्व होगा उसको ही तो हम कहते हैं Kpm। ठीक, तो अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 ml वैद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व कहलाता है कप्पा। तो इसको हम लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमको मिलेगा VmL, मिलीलीटर में मिलेगा, और वो होगा
1000 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 गुणा करेंगे 1000 बटे m, तब ये बन जाएगा क्या ml प्रति मोल। क्या बन जाएगा ml प्रति। हाँ तो बच्चों देखिए जरा, ये जो हमने मिलीलीटर में आयतन प्राप्त किया है ये 1 मोल का आयतन होगा, 1 मोल वैद्युत अपघटनी विलयन का, अपघटनी विलयन का ml में आयतन है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, कितना VmL, जिसकी वैल्यू कितनी है 1000 बटे है। अब हम चूंकि इसलिए से हल कर सकते हैं कि 1 ml विलयन का चालकत्व ये बराबर होता है कप्पा के, तो 1000 बटे m का चालकत्व कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे k इंटू 1000 बाई कैपिटल M। तो ये वैल्यू 1 मोल वैद्युत अपघटनी विलयन के आयतन के लिए चालकत्व हमको प्राप्त हुआ। इसको हम कहेंगे कैप M, ये बराबर होगा कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल M। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और इसी तरह से हम एक नई चालकता पूरी पढ़ सकते हैं, और वो क्या होगी, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बच्चों नेक्स्ट टर्म मिलेगा हमको, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन यदि हम करते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। उसका उपयोग हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं वो क्या होगा। हाँ तो बच्चों देखिए, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाएंगे हम, तो हमें नया टर्म मिल जाएगा। तो देखिए, इसको हम कहते हैं तुल्यांक, तुल्यांक चालकता। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसको हम व्यक्त करेंगे कैप EQ से, और ये भी पूरे वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए होगी, इसलिए कैप लिखेंगे। यदि हम अलग अलग आयनों के बारे में बात करें तब उसको हम लैम्डा के रूप में व्यक्त करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले। इसका एक और नाम होगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक चालकता। देखिए मोलर चालकता में हमने पढ़ा था कि 1 मोल के लिए, और ये तुल्यांक चालकता होगी 1 ग्राम तुल्यांक के लिए। लिख देता हूं मैं इसको, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को उसकी तुल्यांक चालकता कैप EQ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब वैसे ही हम विलयन लेंगे, और विलयन की यहाँ पर मोलरता दी जाएगी, क्योंकि मोलरता प्राप्त होती है ग्राम तुल्यांक की संख्या के आधार पर। n ये नॉर्मलता होगी जो कि ज्ञात रहेगी हमको। अब यहाँ पर हमको 1 मोल नहीं बल्कि 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य लेना है। कितना लेना है, 1 ग्राम तुल्यांक। उदाहरण के तौर पर हम 1 ग्राम तुल्यांक NaCl ले लें, 1 ग्राम तुल्यांक NaCl। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। नॉर्मलता की डेफिनेशन होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार आप लोग जानते हैं, ये बराबर होता है अणु भार बटे n फैक्टर के। तो हम उस चीज को यहाँ पर सीधे अप्लाई करेंगे, तो मोलरता के स्थान पर फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, और वो हो जाएगा नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या
बटे हाइड्रोलिकल में, तो ये तो 1 रहेगा, बटे में आ जाएगा VL। तो VL की वैल्यू होगी 1/N, यानी नॉर्मल था, तो इसको हम कहेंगे लीटर प्रति ग्राम तुल्यांक, लीटर प्रति ग्राम तुल्यांक। और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इसको हम कहेंगे 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटनीय विलयन का ml में आयतन, VmL यहां नॉर्मल का होगा। अब पहले की तरह 1 ml विलयन का चालकत्व कहलाता है कप्पा, तो 1000/N का 1000/N विलयन का चालकत्व हो जाएगा कप्पा गुणा 1000/नॉर्मल था यानी N। तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा कैप EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/N यानी नॉर्मल। अब बच्चों एक बात और आपको समझ लेनी है कि इन दोनों में संबंध क्या होता है, नोट में लिख लेंगे इस बात को। कैप M व कैप EQ में संबंध, जैसे कि नॉर्मल और मूलकता में संबंध हुआ करता था, वैसे इनमें भी संबंध होता है n फैक्टर के रूप में। और वो क्या होता है, मैं यहाँ सीधे लिख देता हूं, कैप M बराबर होगा n फैक्टर इंटू कैप EQ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इन दोनों में रिलेशन प्राप्त हुआ। अब हम आज देखें, आज के लेक्चर में आप लोगों ने वैद्युत अपघटनीय विलयन में चालकता को पढ़ा। तो चालकता में एक तो चालकत्व होगा जिसको G से व्यक्त करेंगे, दूसरा 1 ml का चालकत्व जिसको हम कप्पा से व्यक्त करेंगे, और 1 मोल का चालकत्व होगा जिसको हम कैप M से व्यक्त करेंगे, और अंतिम अभी अभी आपने पढ़ा 1 ग्राम तुल्यांक का जो चालकत्व होगा उसको हम कैप EQ से व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।